Hello viewers, welcome to official YouTube channel of VS Classes, and today we are going to discuss protection of life and personal liberty। यानी हम अनुच्छेद 21 को पढ़ने वाले हैं जो हमें बताता है हमारी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को लेकर के। ठीक है, लाइट्स ऑफ कर दीजिए। तो हमने अभी बताया कि हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि हम आज टेबल ऑफ कंटेंट यानी क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, आज की जो हमारे टॉपिक है उसका एजेंडा क्या क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, उसके इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो मेन बेसिक वर्ड्स हैं जो अनुच्छेद 21 में शामिल हैं, आर्टिकल 21 में जो मेन मेजर वर्ड्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है राइट टू लाइफ, उसके बाद से आता है पर्सनल लिबर्टी, उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो हमारे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, और सबसे बेसिक चीज़ जो इस आर्टिकल से रिलेटेड हमारा केस है, जो इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया, उसके बाद से जो हमारा सबसे बेसिक लैंडमार्क केस था जो था ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, यानी ए.के. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास राज्य का था। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देन जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें आर्टिकल 21 में जो बात करता है राइट टू लाइफ को, लेकिन आर्टिकल 21 में क्या राइट टू डाई, ठीक है, मृत्यु का अधिकार भी शामिल है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम आज हमारे जो टॉपिक है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन की। तो जो आर्टिकल 21 है वो कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा। यानी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित कुछ प्रक्रियाएं हैं, सिर्फ उनके अनुसार ही हम किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और याद रखिएगा एक सवाल जो हमें हमेशा पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है कि क्या जैसे किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो क्या उसे मृत्यु दंड देना सही है? तो हाँ, वो अगर हम किसी व्यक्ति को उसने क्राइम किया है, उसने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो हम उसे मृत्यु दंड दे सकते हैं, वहाँ पे हमारे आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 21 क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमें दो बेसिक राइट टू लाइफ और दूसरा है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, और जो तीन मेजर वर्ड्स की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, जो हमारे तीन मेजर वर्ड्स थे जो हमारे आर्टिकल 21 में इंक्लूड होने वाले हैं, वो क्या क्या हैं? वो है पहला लाइफ, दूसरा पर्सनल लिबर्टी और तीसरा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो तीन वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर और बेसिक हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो उसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा जो पहला मेजर वर्ड है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में जीवन का, उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो राइट टू लाइफ क्या होता है? हमें जीवन यापन के लिए जो सबसे हमारी बेसिक नीड्स हैं, मौलिक आवश्यकताएं हैं, वो हम शुरू से क्या पढ़े हैं, वो क्या क्या है? तीन चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी फूड, शेल्टर और क्लॉथ। ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं जो राइट टू लाइफ के अंदर हमें दी जाती हैं, और इसके बारे में हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। पर और जो सारी चीज़ें हैं जो राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड हैं वो क्या क्या हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ये सारे लिस्ट हैं। तो राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर, हमें मेडिकल केयर की सुविधा हमारे स्टेट, हमारे राज्य, हमारी लोकेलिटी में जो गवर्नमेंट है उन्हें प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट हो जाता है। राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी,
बहुत लोगों को ये चीज़ याद रखनी होगी और बहुत लोगों को पता नहीं होती है कि राइट टू प्राइवेसी जो है, जो आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूडेड है। दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन। बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिला हुआ है और ये कार्य हमारा जो चौथा स्तंभ है वो करता है, यानी मीडिया हमें ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, सॉरी, राइट टू स्पीडी ट्रायल। उसके बाद से आता है राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आगे हम मेनका गांधी का जो केस था 1978 वाला, उसमें मेनका गांधी जी का जो पासपोर्ट था उसे जब्त कर लिया गया था, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया था। तो उसके बाद उन्होंने इसी वर्ड के तहत आर्गुमेंट किया था कि मेरे आर्टिकल 21 को आप लोग इन्फ्रिंज कर रहे हो मुझे बाहर जाने से रोकने पर। ठीक है, उसके बाद से आता है राइट टू फ्री लीगल एड, फिर आता है राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, उसके बाद से आता है राइट टू वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी चुनाव आता है तो पॉलिटिशियंस जो है सबसे पहले हमसे यही वायदे करते हैं कि हम पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा आपको देंगे। तो ठीक है, ये हमारा राइट टू वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वो भी आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है। राइट टू रेप्यूटेशन, ठीक है, राइट टू स्लीप। जितने भी सोने वाले लोग हैं उन्हें मैं बता दूं कि आर्टिकल 21 में राइट टू स्लीप भी इंक्लूडेड है। ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू स्लीप इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर किसी ने सोने से आपके घर वालों ने रोक दिया है तो आप उन पर मुकदमा दायर कर देंगे, क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं। जो भी हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, उसमें अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, राइट टू डाई, इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, याद रखिएगा। उसके बाद से आता है राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। हम जहाँ पे भी रह रहे हैं हमें हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अभी देखा, ये दोनों बॉक्सेस में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इनके अलावा भी जो चीज़ें हैं उनकी लिस्ट आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये सारी चीज़ें राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड हैं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है, जो हमारे आर्टिकल 21 में सबसे मेजर पहला वर्ड था उसके बारे में हमने अभी क्या किया है, डिस्कस किया है। तो पहला वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा है पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती क्या है, हर व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। हम भारत के व्यक्ति हैं और हमें ये अधिकार है कि हम किसी का सम्मान करें और हम खुद आत्मसम्मान के साथ जिएं। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, उसने दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को आहत पहुंचाई है, तो आर्टिकल 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत वो दंडनीय होगा कि अगर उसने उसका अपमान किया है दूसरे व्यक्ति का। ठीक है, तो पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो ब्लैक लॉज डिक्शनरी का हम डेफिनेशन देखेंगे, जो बोलता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ अ पर्सन टू बिहेव एज दे वुड लाइक। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी की डेफिनेशन यहाँ ब्लैक लॉ डिक्शनरी में दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से चाहे वो उस तरीके से बर्ताव कर सकता है, लेकिन उसके उस बर्ताव से किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए, उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना वो दंडनीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक जो केस जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था पहली वाली स्लाइड में, वो था हमारा A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, जो 1959 का केस है। ठीक है, इस केस को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब निवारक निरोध। ठीक है, ये क्या बात करता है, बेसिक एम एंड पर्पस ऑफ दिस इज टू पनिश अ पर्सन फॉर अ पास्ट ऑफेंस। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जिसने पिछले उसके कई गुनाह हैं, उसके बिना पर उसे गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जाएगा, बल्कि अगर वो आगे कोई गुनाह ना करे, कोई क्राइम ना करे, उसके लिए हम अगर उसे डिटेन करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, हिरासत में लेते हैं, तो फिर वो कहलाएगा निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मेन एम पर्पस क्या होगा, नॉट पनिश अ पर्सन फॉर अ पास्ट ऑफेंस। ठीक है, पास्ट ऑफेंस के लिए उसको पनिश नहीं किया जाएगा, बल्कि टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन नियर फ्यूचर। पास्ट के बिना पर नहीं, होने वाले गुनाहों को, क्राइम को रोकने के लिए अगर हम उसे डिटेन कर रहे हैं तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाएगा, वो कहलाएगा निवारक निरोध। तो हम बात कर रहे थे ये A.K. गोपालन के केस के बारे में। ठीक है, और उनके केस को निवारक निरोध के नाम से भी जाना जाता था। तो केस क्या था, A.K. गोपालन है कौन, इसके बारे में बात करते हैं।
ये सारे जो केसेस, जो भी केसेस मैं अभी बताऊंगी वो आर्टिकल 21 के लैंडमार्क केसेस हैं जिसे पढ़ना ज़रूरी है और वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ए.के. गोपालन थे कौन? ए.के. गोपालन जो थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी के कम्युनिस्ट लीडर थे। ठीक है, और उन्हें 1950 में डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ए.के. गोपालन ने क्या किया, जो उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया था, तो उन्होंने उसे चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में जाके अंडर आर्टिकल 32। क्या क्या हुआ सीक्वेंस में जान लेते हैं। ए.के. गोपालन जो थे मद्रास प्रेसिडेंसी के एक कम्युनिस्ट लीडर थे। ठीक है, उन्हें गिरफ्तार किया गया किसके बिना पर, कि वो आगे कोई क्राइम ना कर सके, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर। ठीक है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस निवारक निरोध को चैलेंज किया। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत में? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। किसके बारे में बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। अब ये है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बात करता है कि अगर आप इंडिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, और आपको ऐसा एहसास हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी फंडामेंटल अधिकार हैं, जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, उन्हें इन्फ्रिंज किया जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के मदद की गुहार लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है तो आप वहाँ पे गुहार लगा सकते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर ए.के. गोपालन ने की थी। उन्हें ऐसा लगा कि अगर उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में डिटेन किया गया है तो ये उनके आर्टिकल 19(1)(d) का और आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 32 की हमने बात की, जिसके बारे में मैंने बताया, गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक जस्टिस व्हेन दे फील दैट देयर राइट हैज़ बीन अनड्यूली डिप्राइव्ड। ठीक है, अगर उनके राइट को अनड्यूली डिप्राइव्ड किया जाता है तो आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ जो दायर हुई याचिका, तो उन्होंने भी, ए.के. गोपालन ने भी ये आर्गुमेंट दिया कि उनके जो आर्टिकल 19(1)(d) है और आर्टिकल 21 है उसकी अवहेलना हुई है, उसका उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल दो है यहाँ पे। पहला आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमने डिस्कस किया है कि जो बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन आर्टिकल 19(1)(d) क्या बात करता है? आर्टिकल 19(1)(d) ये कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप इंडियन टेरिटरी के अंदर फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो। ठीक है, तो क्या बोलता है आर्टिकल 19(1)(d? प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ, ए.के. गोपालन को हिरासत में लिया गया 1950 में, उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद से उन्होंने याचिका दायर की आर्टिकल 32 के अंदर, ये कहते हुए कि उनके आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 21 को उल्लंघन किया गया है। ठीक है, तो आगे क्या होता है? उसके बाद से इस केस के लिए 6 जजेस की बेंच बनती है, कंस्टिट्यूट की जाती है इस केस के लिए, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के लिए, और डिसीजन आता है 5:1 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, जैसे ए.के. गोपालन ने अपने आर्ग्यूमेंट में आर्टिकल 19(1)(d) का यूज़ किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 19(1)(d) वॉज ओनली इंजॉयड बाय द पर्सन हु इज नॉट डिटेन्ड येट। ठीक है, अगर आप हिरासत में नहीं लिए गए हो तभी आप आर्टिकल 19 को एंजॉय कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे उनकी जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया। ठीक है, किसकी याचिका को? ए.के. गोपालन की याचिका को। ठीक है, क्या बोला ये सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड इंटरप्रेटेड पर्सनल लिबर्टी एज फ्रीडम ऑफ फिजिकल बॉडी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहती है एंजॉयड बाय ओनली दोज हु आर नॉट डिटेन्ड। ठीक है, तो
तो आर्टिकल 21 जो है उसे समय के साथ बहुत बार इवॉल्व किया गया है और किया जाना चाहिए। हमारे पास जो भी हमारे राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसे वक्त के साथ अमेंड करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। जो इंडिविजुअल का ग्रुप होता है उनकी जो नीड्स होती हैं और डिमांड होती हैं वो वक्त के साथ चेंज होती हैं, तो ठीक है। और इसीलिए हमारा जो रूल बुक है, हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसे भी वक्त के साथ चेंज होना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बना है। हमारी नीड्स चेंज होंगी, डिमांड चेंज होगी, उसी तरीके से लॉ भी चेंज होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जिसे कई बार इवॉल्व किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है। इसका इंटरप्रेट का एक एग्जाम्पल केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1971 में दोबारा आर्टिकल को इंटरप्रेट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, क्या क्या दो वर्ड्स थे, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स आप समझ गए। तीसरा वर्ड आर्टिकल 21 में आता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हियर प्रोसीजर रिफर्स टू द लॉ विच आर मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। ये रेफर करता है उसको, उन सारे लॉज को जो पार्लियामेंट के द्वारा, हमारी कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं, ठीक है। When concerned authority establish a law by following exact procedure, जब हमारी concerned authority जो है वो किसी भी लॉ को बनाती है उस प्रोसीजर को फॉलो करके जो हमारे रूल बुक में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो वो कहलाता है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। Procedure established by law is taken from British Constitution which is mentioned in Indian Constitution as well. ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है और ये अब भारतीय संविधान का भी हिस्सा बन चुका है, ठीक है। यहीं पे क्योंकि ये तो भारतीय संविधान में मेंशन है, लेकिन कई दफ़ा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूज़ किया जा चुका है, तो हमें इसे डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? It is an American concept that is not mentioned in Indian Constitution but sometimes used by Supreme Court for fair decision making. अच्छा ठीक है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या बोलता है कि एक प्रॉपर एग्जैक्ट फॉर्मेट को फॉलो करके हम लॉ को बनाए, ठीक है। यहाँ पे न्याय का, समानता का कोई मापदंड नहीं है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, यहाँ पे आप फेयर डिसीजन मेकिंग की बात करते हो। आप एग्जैक्ट प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट फेयर डिसीजन होना चाहिए, वो कहता है हमारा अमेरिकन कंसेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। याद रखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पर कई केसेस में यानी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये दोनों का ही यूज किया गया था डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो 3 वर्ड्स हैं आर्टिकल 21 में, जो मेजर वर्ड्स हैं, उन्हें आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होता क्या है, और उससे रिलेटेड एक जो लैंडमार्क केस था उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और दूसरा केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 21 है जो हमें राइट टू लाइफ का देता है, हक देता है, लेकिन क्या हमारे पास राइट टू डाई भी उस आर्टिकल में इंक्लूडेड है या नहीं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट था पैसिव यूथेनेशिया का, ठीक है। पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, अरुणा शानबाग कौन थी, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Indian Constitution guarantees right to life to all its citizens, but do you know that right to die is also read into this provision? Right to die भी इस provision में included है। तो आर्टिकल 32 में एक पिटीशन फाइल्ड हुआ मिस पिंकी वीरानी के द्वारा, ये कहते हुए कि अरुणा शानबाग की लाइफ को टर्मिनेट कर देना चाहिए उनके जीवन की समाप्ति हेतु, यानी अरुणा शानबाग की जीवन की समाप्ति हेतु एक पिटीशन फाइल किया गया मिस पिंकी वीरानी, जो एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट थी, उनके द्वारा, कि इनकी लाइफ को टर्मिनेट कर देना चाहिए, ठीक है। अरुणा शानबाग कौन थी, यूथेनेशिया होता क्या है, और ये लैंडमार्क जजमेंट था क्या, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।
हम सेकेंड पार्ट भी लेके आएंगे। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट दिया है आपको, जिसमें आर्टिकल 21 का डिस्कस किया है, राइट टू डाई डिस्कस किया है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी सारी चीज़ें सेकेंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।